हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है, विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ओके, इसकी 7 क्लासेस पहले कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू थी थर्ड सेमेस्टर की, लेकिन किसी वजह से बीच में 10 से 12 दिन का गैप हो गया, क्लासेस नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन अब आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी। 7 क्लासेस हमने पेपर फर्स्ट की करवा दी हैं और आज ही आपकी क्लास नंबर 8 होने वाली है। और इसमें हम पूरी तरीके से शैक्षिक नेतृत्व क्या होता है, अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं, ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और ये जो सामने कंटेंट आप देख पा रहे हैं, इसको अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके लिए आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा भी। देखिए, आज हमारा टॉपिक है कक्ष प्रबंधन की अवधारणा, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। इससे पहले जो 7 क्लासेज हो चुकी हैं वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा, तभी ये सारे कॉन्सेप्ट आगे के आपको समझ में आएंगे। और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कक्ष प्रबंधन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए, विद्यालय के लिए मुखिया का जो महत्व होता है वही महत्व कक्षा के लिए अध्यापक का होता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, एक परिवार में मुखिया का जो महत्व होता है वही महत्व कक्षा के लिए अध्यापक का भी होता है। भाई, मुखिया भी परिवार को मैनेज करके रख रहा है, परिवार को चला रहा है। एक प्राचार्य भी पूरी संस्था को चला रहा है। लाइक दैट एक टीचर भी अपने क्लासरूम को मैनेज करके चला रहा है। ओके, विद्यालय प्रबंध संस्था के मुखिया के गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो विद्यालय प्रबंध होता है, यानी कि जो स्कूल का मैनेजमेंट होता है, वह संस्था का जो मुखिया होता है। संस्था का मुखिया कौन हो गया? आपके प्राचार्य जी कौन है? संस्था के मुखिया हैं। ओके, उनके अंतर्गत क्या आता है? स्कूल का मैनेजमेंट। ओके, मुखिया के गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन कक्ष का प्रबंधन, आप अपनी क्लास को कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपके क्लास में पूरी व्यवस्था है? बच्चों को बैठने की दिक्कत तो नहीं होती है? ऐसा तो नहीं है कि हुड़दंग तो नहीं मचता है? बच्चे फालतू की मारपीट, लड़ाई झगड़ा या अन्य तरह की जो अव्यवस्था तो नहीं फैलाते हैं? ये सब आता है मैनेजमेंट के अंतर्गत। कक्षा अध्यापक की पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्लास को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखे, एक अनुशासन बना करके रखे। अनुशासनहीनता नहीं फैलनी चाहिए, है ना। तो अध्यापक से अपनी कक्षा का नियंत्रण यानी कि प्रबंधन करने की उम्मीद की जाती है ना। कक्षा प्रबंधन में अध्यापक को पर्यवेक्षकीय स्टाफ यानी सुपरवाइजरी स्टाफ, विद्यालय का मुखिया और अन्य नियंत्रण अधिकारियों, निरीक्षण स्टाफ या विद्यालय के प्रबंधन मंडली की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। जो कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट में जो टीचर होता है, जो क्लास का मुखिया होता है ना, जो क्लास टीचर होता है, उसको अपने प्राचार्य जी की नज़रों में खरा उतरना चाहिए कि हमारी क्लास है ये, हम इसके क्लास टीचर हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता नहीं होती, हुड़दंग नहीं मचता, है ना, तोड़फोड़ नहीं होती, इस तरीके से। और जो नियंत्रण अधिकारी होते हैं, जो निरीक्षण स्टाफ होता है, उनकी नज़रों में उसको खरा उतरना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज आए दिन उसमें शिकायतें होती रहती हैं, टेबलें टूटती हैं, स्टूल टूट जाते हैं। ओके, कोई ब्लैक बोर्ड पर कभी कुछ लिख जाता है, कोई कुछ लिख जाता है, तो ये सब चीज़ें अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उन्नत एवं प्रभावशील बनाए जाने के लिए, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर द्वारा की गई उन सभी प्रक्रियाओं को कक्ष प्रबंधन का मूल तत्व माना जाता है, जिससे टीचर और स्टूडेंट्स, शिक्षक एवं छात्र के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। कहने का मतलब है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर के द्वारा वो सभी प्रक्रियाएं कक्ष प्रबंधन का मूल तत्व मानी जाती हैं। वो सभी एक्टिविटीज़ क्लासरूम की मूल तत्व मानी जाती हैं, जिससे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में
इंटरेक्शन और ज़्यादा बढ़े, अंतःक्रिया बेहतर तरीके से हो, क्योंकि यदि इंटरेक्शन अच्छे से नहीं होगा तो विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, है ना, दोनों के बीच में संवाद अच्छे से नहीं हो पाएगा। शिक्षक की बात विद्यार्थी नहीं सुनेगा, विद्यार्थी जो पूछेगा शिक्षक उसका हो सकता है उसको सेटिस्फाई ना कर पाए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो यदि इंटरेक्शन अच्छा होगा, अंतःक्रिया अच्छी होगी, शिक्षक जो बालक है वो शिक्षक को ध्यानपूर्वक सुनेगा, तो इससे जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है या जो टीचिंग प्रोसेस चल रहा है वो और ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद बात करेंगे, साथ ही कक्षा शिक्षण में उत्पन्न बाधाओं को कम भी किया जा सकता है, कक्षा कक्ष प्रबंधन कहलाता है। यही सब चीज़ें मिलकर के कक्षा कक्ष प्रबंधन को डिफाइन करते हैं, इसी को हम कक्षा कक्ष प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने इसमें समझा, ठीक है, कि किस तरीके से एक क्लास को मैनेज किया जा सकता है, और अध्यापक के लिए कक्षा का कुशल प्रबंधक होना आवश्यक है, एक अच्छा प्रबंधन होना बहुत आवश्यक है। केवल ऐसा नहीं कि संचालित कक्षा में ही शैक्षिक क्रियाएं सीखने में सफलता प्राप्त हो सकती है, सफल और शिक्षण के लिए कक्षा नियंत्रण आवश्यक है। अगर अध्यापक कक्षा को अच्छी तरह कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है तो उसे अध्यापक नहीं कहा जा सकता। डियर फ्रेंड, ध्यान समझिए ध्यान से, है ना, क्या अगर जो है टीचर कक्षा को अच्छी तरीके से कंट्रोल में नहीं रख पाता है, वो समर्थ नहीं है कंट्रोल करने में, तो यू आर नॉट ए गुड टीचर। आप अपनी कक्षा को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखिए, है ना, और क्योंकि कक्षा प्रबंधन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। चलिए, अब इसके बारे में बात करेंगे आगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन के कुछ सिद्धांत होते हैं और वो सिद्धांत आपको फॉलो करने होते हैं। आइए समझते हैं। सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप ये जो सामने कंटेंट देख पा रहे हैं, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में ऑन व्हाट्सएप प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिससे आप कम से कम शब्दों में बेहतर सीख सकते हैं। आपके एग्जाम में आप अच्छा इसको पढ़ करके डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आसान चीज़ें आपके सामने होती हैं तो उसको जब आप याद कर लेते हैं तो एक लंबे समय तक उसको याद भी रख पाते हैं, है ना। बुक्स में पढ़ेंगे तो बोरिंग फील होगा, प्लस इतना पूरी बुक आप कवर भी नहीं कर पाते हैं। जो इजी नोट्स क्वेश्चन बैंक होता है उसमें तो और ज़्यादा बच्चा बोरिंग हो जाता है। तो आपको बेहतर मार्क्स दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन ये है कि यदि आप ये हमारा कंटेंट जो सामने देख पा रहे हैं, अगर आप इसको ले लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप हमारी नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से किसी प्रकार की कोई कॉपी, किताब, नोटबुक, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं। कुछ फीस पे करनी होती है और आपको ये सारा कंटेंट, टॉपिक वाइज कंटेंट, आपको क्वेश्चन पेपर, टॉपिक वाइज कंटेंट, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, सारा कुछ मटेरियल एक जगह प्रोवाइड करा दिया जाता है। ओके, इसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे फटाफट मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड नोट्स ले सकते हैं। अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बेहतर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आते हैं अपने टॉपिक पे। समझ गए, कक्षा कक्ष प्रबंधन के कुछ सिद्धांत होते हैं, हम कैसे अपने क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं। देखिएगा, तो कक्षा कक्ष प्रबंधन के सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के सिद्धांत होते हैं। आइए पहले सामान्य सिद्धांत देख लेते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। सामान्य सिद्धांतों को योजनाबद्ध ढंग से सीखा और उनका प्रयोग किया जा सकता है। जो सामान्य सिद्धांत है उसको हम एक प्लान करके ढंग से सीख सकते हैं और फिर उनको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन में उनका प्रयोग किया जा सकता है। ये उन समस्याओं से निपटने के लिए अध्यापक को सशक्त आधार, यानी कि प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए टीचर को एक मजबूत बेस, है ना, प्रदान करते हैं, एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, जिनके लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। आइए, किस प्रकार का ध्यान देना है। देखिए, सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित पूर्ण धारणाओं के रूप में होते हैं। कैसे समझते हैं। एक तो आत्मनियंत्रण, सबसे बड़ी चीज सेल्फ कंट्रोल, है ना। अध्यापक का लक्ष्य न केवल बाहरी नियंत्रण का प्रयोग करना होता है, ऐसा नहीं कि जो बाहरी
नियंत्रण है उसी को प्रयोग किया जाए, बल्कि आंतरिक आत्मनियंत्रण को भी विकसित करना होता है। सेल्फ कंट्रोल भी बहुत जरूरी होता है, जिसके माध्यम से अपने क्लास को हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट कहता है समझ और स्वीकृति यानी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। इसमें क्या है, जब छात्र कक्ष के नियमों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो उनके द्वारा इनका पालन किए जाने की संभावना अधिक रहती है। तो आपको चाहिए कि कक्ष के जो नियम हैं वो आप बच्चे को समझाएं और बच्चे उनको एक्सेप्ट करें। इससे अनुशासनहीनता नहीं फैलेगी, आपका क्लास पूरी तरीके से मैनेज रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अपनी रुचियों, रुझानों और योग्यताओं के अनुसार अर्थपूर्ण कार्य में लगे हुए छात्रों की अनुशासन संबंधी समस्या कम होती है। देखिए, अगर आपने बच्चे की रुचि को समझ लिया है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, बच्चे का रुझान किस तरफ है, बच्चे की योग्यता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसके हिसाब से अगर बच्चे को आप पढ़ाएंगे, उसके हिसाब से अगर आप उसको पाठ्य सामग्री देंगे, तो आपकी क्लास में कभी भी अनुशासनहीनता नहीं फैलेगी। बच्चा हमेशा अनुशासन में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि उसके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ रहा है ना। ऐसा नहीं कि सामान्य बुद्धि वाला बच्चा है, उसने आपको प्रतिभाशाली बच्चों को जो पढ़ने के लिए दिया गया है वही आप उसको भी दे रहे हैं, तो इससे बच्चा बोरिंग होगा, उसके समझ में नहीं आएगा और बच्चा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि आप बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी योग्यता के आधार पर उसको पढ़ाना शुरू कीजिए। उत्पादक कार्य, प्रोडक्टिव वर्क, यहाँ पे उत्पादक नहीं होगा, उत्पादक कार्य लिखा होना चाहिए था, उत्पादक कार्य, प्रोडक्टिव वर्क। देखिए, प्रबंधन के द्वारा केवल नियंत्रण पर बल दिए जाने की अपेक्षा सिर्फ कंट्रोल पर आप फोकस नहीं कर सकते। उत्पादक कार्य में भी व्यतीत किए गए छात्रों के समय को अधिकतम करने की ओर अपना ध्यान लगाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा क्लास हमेशा मैनेज रहेगी। ये हो गए सामान्य सिद्धांत। अब हम बात करते हैं कि कक्ष प्रबंधन के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। आइए इनको समझते हैं। कक्ष प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित पूर्ण धारणाओं के रूप में हैं। जैसे नंबर 1 तो नियोजन, प्लानिंग होती है। स्वतंत्र क्रियाओं और संगठित पाठों का नियोजन किया जाना चाहिए। जो भी क्रिया प्रतिक्रिया एक्टिविटीज़ हो, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाने हो, जो टॉपिक्स पढ़ाने हो, उनको आप पहले से प्लान करके क्लास में पढ़ाने जाएं। बच्चों को बता दें कि कल हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं, आप इतना बैक का पीछे का रिवाइज करके आइए, है ना। पूरा प्लान आपका तैयार होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाएं। दूसरी बात है इनकरेजमेंट, प्रयास और संकेतों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उपयुक्त व्यवहार को पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए, प्रोत्साहन बहुत जरूरी होता है, दूसरे को इनकरेज करना बहुत जरूरी होता है। पुनर्बलन का मतलब रीइंफोर्समेंट, यानी कि बच्चा, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका आंसर दे दिया, अब आप बच्चों को क्या बोलेंगे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। ये आपने उसको रीइंफोर्समेंट किया, है ना, बच्चे की पीठ थपथपा दी, इससे बच्चा एकदम फूल करके गदगद हो गया। दूसरे दिन वो और उससे ज़्यादा पढ़ के आएगा कि अरे कल मेरी जो है क्लास में बहुत इज्जत हुई, सर ने कहा शाबाश, मेरी पीठ थपथपाई, है ना, मेरी प्रशंसा की, मेरी लोगों की नज़रों में मेरी क्या इज्जत बनी, है ना, लड़के लड़कियों के सामने। ये आपने बच्चे को इनकरेज कर दिया, वो और पढ़ेगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छा। रीइंफोर्समेंट में एक चीज़ होती है कि आप रीइंफोर्समेंट बदल बदल करके दीजिए, नहीं तो बच्चे आपका नाम रख लेंगे। अगर आपने सिर्फ एक ही जो है कि सीख लिया, हर बच्चे को आप शाबाश बोल रहे हैं, शाबाश, या मान लीजिए हर बच्चे को आप वेरी गुड बोल रहे हैं, तो आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दिया, आपने कहा वेरी गुड, दूसरे का नाम पूछा, दूसरे से क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दे दिया वेरी गुड, सबको वेरी गुड बोलते हैं। आपने सिर्फ एक ही आपको पुनर्बलन देना आता है, वो होता है वेरी गुड। अब बच्चे आपका नाम रख लेंगे, वो देखो वेरी गुड आ रहे हैं। तो आपको हर बच्चे को बदल बदल करके पुनर्बलन देना है, किसी को वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, है ना। इस तरीके से आप, जिम्मेदारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। छात्रों को स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कि देखो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये इतना तैयार करके आएंगे या फिर ये प्रोजेक्ट आप तैयार करके लाएंगे, है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका उत्तरदायित्व है। इस तरीके से न्यूनतम बाधा और विलंब न्यूनतम होना चाहिए। आपकी क्लास में किसी भी
क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, या मतलब किसी भी कार्य में बाधा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से स्पष्ट नियम, जब आवश्यकता हो तो स्पष्ट नियम स्थापित किए जाने चाहिए। पुरस्कार, यह निश्चित करने के लिए कि छात्रों को जानकारी हो कि क्या करना है और इसे करने के लिए वे अभिप्रेरित हों, मोटिवेट हों। वांछनीय व्यवहार का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और ऐसे व्यवहार को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यानी कि आप जो है रिवार्ड देने का भी रखें कि मान लीजिए इस तारीख को हम चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक का टेस्ट लेंगे और जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे उसको हम जो है कोई भी आप रिवॉर्ड रख सकते हैं, कोई भी गिफ्ट रख सकते हैं बच्चों के लिए कि जो इस टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर लाएगा उसको हम ये रिवार्ड देंगे। तो इसके लिए भी बच्चा पढ़ेगा और क्लास में आपका मैनेज रहेगा, किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं फैलेगी। तो और हाँ, अच्छा वातावरण तो बहुत जरूरी है, गुड एटमॉस्फेयर। कक्षा में अच्छा वातावरण स्थापित किया जाना चाहिए और समय एवं प्रयास को अधिकतम किया जाना चाहिए। आप समय भी अधिक दें और एफर्ट भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो इस तरीके से ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कक्ष प्रबंधन को यानी क्लासरूम को मैनेज करने के। अब बात करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन में एक टीचर का क्या रोल होता है, आइए उसको समझते हैं। चलिए, कक्षा कक्ष प्रबंधन में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। देखिएगा, नंबर 1 पॉइंट तो अध्यापक के रूप में एज अ टीचर, अध्यापक को एक अध्यापक की तरह दिखना और व्यवहार करना चाहिए। वेरी गुड, अध्यापक को अध्यापक की तरह ही दिखना चाहिए। हालांकि प्रेजेंट टाइम में तो टीचर की पोशाक एकदम चेंज हो गई है, जीन्स टी शर्ट पहनते हैं। बाकी अगर सिंपल साधारण पोशाक भी पहने तो टीचर बहुत अच्छा दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखती है। तो अध्यापक को अध्यापक की तरह ही दिखना चाहिए। उसे अपने छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन छात्र कहाँ से आता है, वो उसको किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है और किन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में वो अच्छा है, इन सब चीज़ों की उसको जानकारी होनी चाहिए। अर्थात छात्रों की रुचि का जानकारी उसको होनी चाहिए, रुझान, योग्यता, उपलब्धियों और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में भी टीचर को जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ये जान लेंगे कि किस बच्चे की रुचि किस में है, उसकी योग्यता कितनी है, उसकी उपलब्धि क्या है, तो फिर जाहिर सी बात है आप उस बच्चे को उसके हिसाब से पठन सामग्री देंगे, यानी कि पढ़ने के लिए उसको उस तरीके का पाठ्यक्रम देंगे तो बच्चा बोर नहीं होगा, बच्चा परेशान नहीं करेगा और आप भी खुश, बच्चा भी खुश। प्रबंधक के रूप में एक टीचर का रोल हो जाता है एज अ मैनेजर। अध्यापक को प्रबंधक के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, कार्यों और अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन, संगठन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, समन्वयन और नियंत्रण अध्यापक के महत्वपूर्ण काम होते हैं। आज जो हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये पिछली बार शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आया था ये, ठीक है। अभी जो एग्जाम हुआ था 3rd सेमेस्टर का, उसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, जरूर रट लीजिएगा इसको। नेता के रूप में एक टीचर का रोल होता है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग संप्रेषण डिस्कस करेंगे। अध्यापक को अपनी कक्षा के नेता के रूप में काम करना चाहिए, लीडर, एज अ लीडर काम करना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व अध्यापक का महत्वपूर्ण काम होता है, यानी कि एजुकेशन से संबंधित उसको लीडरशिप निभानी चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, उसका महत्वपूर्ण काम होता है। अध्यापक में नेतृत्व के गुण होने चाहिए कि किस तरीके से अपने ग्रुप को, अपने संगठन को लेकर के चला जाता है, कैसे लीडरशिप की जाती है। दार्शनिक टीचर एक फिलोसफर के रूप में भी होना चाहिए, दूर की सोचे, है ना। अध्यापक को विषय वस्तु की जानकारी प्रदान करनी होती है और जो भी सब्जेक्ट होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसके बारे में उसे सब जानकारी देनी होती है, छात्रों तक पहुंचाना होता है। उसे अपने विषय में स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए, यानी कि उसे मास्टरी हासिल होनी चाहिए। हालांकि कोई भी परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने विषय में तो उसे मास्टरी होनी चाहिए, अपने विषय में तो अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता उसे होना चाहिए लगभग, ओके। उसे अपने विषय की नवीनतम खोजों की जानकारी होनी चाहिए, उसे अपने विषय में गहरी रुचि लेनी चाहिए विषय पर, क्योंकि जब आप गहरी रुचि लेंगे किसी भी काम को करने में, अगर आप रुचि लेते हैं तो उस काम को आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं। विषय पर स्वामित्व होना चाहिए, विषय पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। शिक्षण प्रभावपूर्णता में सहायता मिलती है, इससे आपकी टीचिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, प्रभावपूर्ण हो जाती है, बच्चों को पढ़ने में मजा आता है, आपको पढ़ाने में मजा आता है। निर्देशक के रूप में एज अ गाइड के रूप में अध्यापक को निर्देशक के रूप में काम करना चाहिए। समय समय पर बच्चों को गाइड करना पड़ता है ना, तो वहाँ पे आपको भूमिका निभानी होती है।
उसे छात्रों की अधिगम, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और व्यक्तित्व समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। लर्निंग से क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, उसमें आप हेल्प कीजिए, है ना। मनोवैज्ञानिक और व्यक्तित्व पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करें। उसे कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए आप सही जो है व्यवस्था करें ताकि वो पढ़ पाएं, समझ पाएं और अपने सब्जेक्ट से, अपने विषय से बोर ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अध्यापक को कक्षा कक्ष प्रबंधन में विविध भूमिकाएं निभानी होती हैं। अध्यापक का समर्पण, विषय वस्तु पर उसकी पकड़ और शिक्षण की जो मनोवैज्ञानिक विधियां हैं उनका उपयोग कक्षा में श्रेष्ठता लाता है। जब आप, क्योंकि एक ही टीचिंग मेथड का यूज आप सभी सब्जेक्ट्स में नहीं कर सकते, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसी के हिसाब से टीचिंग मेथड का यूज कीजिए, है ना। इससे आपकी टीचिंग और ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाती है, आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। कक्षा कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने में अध्यापक शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन का प्रभावपूर्ण उपयोग कर सकता है। तो इस तरीके से आज हमने बहुत बेस्ट और बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संप्रेषण क्या होता है। और ये जो आपने कंटेंट आज हमने पढ़ाया, आपने देखा कितनी आसान भाषा में, कितना इजी वे में आपने इसको समझ लिया। इसी तरीके का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है और उसके लिए आपको बस क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है और कुछ फीस आपको पे करनी होगी। नोट्स आपको फटाफट से तुरंत पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लासेस जब आपको कंटिन्यू मिलेंगी चैनल पर एक्टिव रहिए। थैंक यू।